हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम वेल्स ऑफिशियल। आज हम लोग आ गए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है फायर हिम। ये एक पोएम है जिसे के एन दारूवाला ने लिखा है। तो चलिए अब हम जो टॉपिक का जो टाइटल है उसे पहले समझ लेते हैं। हमारा टॉपिक का टाइटल है फायर हिम। फायर हिम, फायर का मतलब आप सभी जानते हैं अग्नि या आग होता है। यह प्रकृति के उस तत्व को दर्शाता है जो जलाता है, शुद्ध करता है और नष्ट करता है ना। और दूसरा है शब्द हिम। हिम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हिम जो है एक भजन या स्तुति गीत कह सकते हैं या धार्मिक गीत कह सकते हैं। यह भगवान या किसी पवित्र शक्ति की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत होता है जिसे हिम बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे फायर हिम का क्या मीनिंग है। फायर हिम का एक यहाँ पर कविता में मीनिंग निकलता है कि अग्नि गीत, है ना। इस कविता में इस शीर्षक का उपयोग एक गहरे कॉन्फ्लिक्ट यानी अंतर्द्वंद को दिखाने के लिए किया गया है। एक तरफ पारसी धर्म यानी ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म में आग को बहुत पवित्र और ईश्वर का प्रतीक माना जाता है जिसकी पूजा की जाती है, और दूसरी तरफ कवि ने उसी आग को शमशान घाट पर इंसानी शरीर और मासूम बच्चे को क्रूरता से जलाते हुए देखा। इसीलिए फायर हिम का मतलब सिर्फ आग का भजन नहीं है, बल्कि यह आग की पवित्रता और उसकी विनाशकारी क्रूरता के बीच की एक धार्मिक बहस है। इस पोएम के टाइटल की तरह हमारे पोएट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए जानते हैं हमारे पोएट के बारे में। पोएट हैं के एन दारूवाला। इनका जन्म जो है 1937 में हुआ, और इनकी मृत्यु की चर्चा इसमें नहीं की गई है, बट इनकी मृत्यु 26 सितंबर 2024 में हो गया, है ना। ये रिसेंटली 2 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। रिसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता, तो यानी कि ये साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 1984 में इनको प्राप्त हो गया। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, इन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिल चुका है। इज़ अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करने वाले एक श्रेष्ठ कवि तथा एक प्रसिद्ध लोक कथा लेखक हैं। His poetry, in his own words, a totally impressionistic recording of subjective responses. He claims his poems to be rooted in the rural landscape and hence earthy. उनके स्वयं के शब्दों में उनकी कविताएं आत्मचेतनात्मक अनुभूतियों की संपूर्ण प्रभावोत्पादक प्रमाणिकता है। वे अपनी कविताओं को ग्रामीण दृश्यावली में बसी हुई मानते हैं, इसीलिए उसे अर्थी जो शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, अर्थी का मतलब हुआ भौमिक यानी भूमि से जुड़ा हुआ मानते हैं। ही शंस सोफिस्टिकेशन। शंस का मतलब होता है त्याग देना, और सोफिस्टिकेशन क्या मतलब होता है? सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है छल कपट, है ना। तो ही शंस सोफिस्टिकेशन मतलब वह छल कपट को त्याग देते हैं। हैज़ ही थिंक्स दैट, जैसा कि वे सोचते हैं। वाइल एडिंग ग्लॉस टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड्स, मतलब ये हुआ कि उस समय जब वे भाष्य को अपनाते हैं तथा काव्य की शक्ति को दूर कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि अधिक चमक दमक जोड़ने से कविता का जो मुख्य शक्ति है वो क्षीण हो जाता है। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, plight of human society and violence. उनकी कविताओं के विषय हैं प्रेम, मृत्यु, प्रभुत्व, मनुष्यद्वेषी सिद्धांत, मानव समाज की दयनीय दशा तथा हिंसा। He writes with intensity and vigor involved in poetic creation. यहाँ पर वे अपनी कविताओं में गहनता तथा भावों की तीव्रता के साथ लिखते हैं। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, चूँकि ये पुलिस सर्विस में भी रह चुके हैं, आपको पता होगा ये एक आईएएस के रूप में कार्य कर चुके हैं।
वायलेंस इज़ अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री। इनके कविताओं में ये जो वायलेंस है यानी हिंसा जो है उसे आप नकार नहीं सकते। उनके कविताओं में आपको हिंसा देखने को मिलेगा ही, ये कंपलसरी है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये रॉ में भी काम कर चुके हैं। रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। His important volumes of verse include Under Orion 1970, Apparition in April 1971 and Crossing of Rivers 1976। उनके महत्वपूर्ण काव्य संस्करण, इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, वॉल्यूम्स का मतलब होता है संस्करण, है ना, तो वर्ड्स का मतलब कविता। इनके काव्य संस्करणों में अंडर ओरियन जो कि 1970 में प्रकाशित हुआ, फिर अपैरिशन इन अप्रैल 1971 में और क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 में प्रकाशित हुआ। तो ये था हमारा कवि परिचय, यहीं पे ये समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम कविता की तरफ, और पोएम पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, हाउ हैज़ फायर इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन लाइफ, यानी जो फायर है, आग, इसने मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो आप जानते ही हैं फायर का शुरुआत कैसे हुआ और किस तरीके से फायर जो है मानव जीवन में एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया, है ना। शायद फायर के कारण ही आज हम लोग अपना भोजन जो है पका कर खा रहे हैं, लेकिन आज के समय में तो फायर का बहुत सारे यूजेस हैं। बाकी आप अपनी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरा प्रश्न है, हाउ इज़ फायर रिलेटेड टू रिचुअल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियन, यानी आग जो है कैसे विभिन्न धर्मों में, अलग अलग धर्मों में विभिन्न जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उससे कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये भी आप सभी को पता ही होगा, है ना, कैसे आग जो है अलग अलग धर्मों में किस तरह से जुड़ा हुआ है, आग की क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप ज़रूर बताइएगा, है ना। जैसे कि हिंदू धर्म में अग्नि यानी आग को जो है देवता माना जाता है ना, पंच तत्वों में वो भी आता है। तो इसके बारे में अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके की बातें हैं। खैर, आपकी जानकारी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने जो मेन टॉपिक है हमारा, फायर हिम पोएम की तरफ, है ना। पोएम स्टार्ट करते हैं। The burning heart erupted phosphorescence, and wandering ghost lights frightened passers-by as moonlight scuttled among the bones, once strolling at dawn past riverbank and ghat. We saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all half-cooked limbs. Bore witness to the fire's debauchery, my father said, you see those half-burnt fingers and bone stubs. The fire at times forgets its dead. A Zoroastrian eye, my child fingers clenched into a little knot of pain. I swore to save fire from the sin of forgetfulness. I never forgot, and 20 years since, as I consigned my firstborn to the flames, the nearest tower of silence was 1,000 miles. The firm hymn said to me, you stand forgiven. Broken yet rebellious, I swore this time to save it from the sin of forgiving. The burning heart erupted phosphorescence. इसका मतलब हुआ बर्निंग घाट। सबसे पहले जानते हैं बर्निंग घाट क्या होता है। बर्निंग घाट का मतलब होता है शमशान घाट, है ना। और इरप्टेड का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। और फोस्फोरेसेंस जो है वो एक प्रकार की अजीब सी चमकती हुई रोशनी होती है। तो यहाँ पर पहले लाइन में कहा जा रहा है कि शमशान घाट से अजीब सी चमकती हुई रोशनी निकल रही है। पूरा घाट जो है वो भयावह प्रकाश से भरा हुआ था, ठीक है। एंड वैंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड बाय पासर्स बाय। अब यहाँ पर सबसे पहले लाइन जो हमने जाना उसमें क्या मीनिंग, क्या अर्थ निकल रहा है, छिपी हुई अर्थ है इसमें। यह रोशनी केवल आग की नहीं बल्कि मृत्यु के भय और रहस्य का प्रतीक है। दूसरे लाइन में जो है कवि कह रहे हैं
कि एंड वैंडरिंग घोस्ट, वैंडरिंग का मतलब होता है भटकता हुआ, और घोस्ट का मतलब हुआ भूत, है ना। तो भटकता हुआ भूत, यहाँ पे लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय का मतलब हुआ यहाँ पे कि भटकती हुई भूत जैसी रोशनियाँ राहगीरों को डरा रही है। पासर्स बाय मतलब जो गुजरने वाले, वहाँ से बगल से जो गुजरते हैं लोग, है ना, उन्हें पासर्स बाय बोला जाता है। उन्हें क्या किया जा रहा है, फ्राइटेंड यानी डराया जा रहा है, यानी भटकती हुई भूत जैसी रोशनियाँ, यानी कि उस रोशनियों को भूत से कंपेयर किया गया है। और कह रहे हैं कवि कि ये जो रोशनी है वो राहगीरों को डरा रही थी। इसका एक छिपा हुआ अर्थ है कि मृत्यु का वातावरण इतना डरावना था कि लोगों को सब कुछ भूतिया प्रतीत होता था। यहाँ एक पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। इसकी चर्चा हम लोग इससे पहले किए हुए हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन जो है वो किसी भी नॉन लिविंग चीज़ों में लिविंग यानी किसी मनुष्य का जो क्वालिटी है अगर उनमें डाल दिया जाए, जैसे मून है, मून में कोई इंसानों वाला कोई गुण दिखा दिया जाए, तो ये क्या हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, है ना। तो यहाँ भी देखिए इस लाइन में कि रोशनी को भटकने वाला बताया गया है ना। रोशनी तो कोई इंसान नहीं है ना, लेकिन उस इंसान वाला गुण है, गुण के बारे में बता दिया गया। भटकना इंसानी गुण है जिसे रोशनी में डाल दिया गया है ना। तो ये कवि का ये जो है खूबी है, जो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और ये कविता में जो पोएटिक डिवाइस है जिसे पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है ना। एज मूनलाइट स्कटल्ड अमंग द बोन्स, एज मूनलाइट स्कटल्ड अमंग द बोन्स, यहाँ पे कही जा रही है कि चांदनी हड्डियों के बीच तेजी से फैल रही थी। यानी चांदनी रात की जो रोशनी है, यानी चंद्रमा की जो रोशनी है, वो बहुत तेजी से हड्डियों के बीच फैल रही थी। इसका अर्थ है कि जीवन और मृत्यु एक ही दृश्य में दिखाई देते हैं। यानी चांदनी शांत का प्रतीक है, जबकि हड्डियां जो है वो एक मृत्यु का प्रतीक है। तो यहाँ भी ये जो मून लाइट है, चांद की जो रोशनी है, उसे दौड़ता हुआ बताया गया। यहाँ जो शब्द आया है स्कटल्ड, स्कटल्ड का मतलब होता है दौड़ता हुआ होना, है ना, दौड़ना। तो मून लाइट को दौड़ता हुआ बताया गया, जो कि एक पर्सोनिफिकेशन है ना। और एक कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ हुआ है, यानी चांदनी और मृत्यु ये दोनों एक तरह से विरोधाभास है ना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। चलिए अगला लाइन पे चलते हैं। Once strolling at dawn past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness. Once strolling का यहाँ मतलब क्या हुआ? Once strolling यानी एक सुबह क्या हुआ, कवि जो हैं अपने पिता के साथ नदी किनारे स्थित शमशान घाट से गुजर रहे थे। रिवर बैंक यानी नदी किनारे, और घाट था वहाँ पे शमशान घाट, वहीं से वो गुजर रहे थे, स्ट्रोलिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर वी सॉ मतलब होता है हमने देखा, है ना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमने देखा, वी सॉ क्या देखा, एम्बर्स। एम्बर्स का क्या मतलब है? एम्बर्स का मतलब है जो आग की जो चिंगारी होती है, यानी जैसे लकड़ी में आग लगी हुई है, धीरे धीरे वो जो है राख की बढ़ने की ओर बढ़ती है और पूरा वो लकड़ी काली पड़ जाती है ना। लेकिन अभी भी उसमें जो आग है वो आपको दिखता है ना। उसे एम्बर्स बोला जाता है। लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, यानी ये जो एम्बर्स है यानी आग जो अंगारा होता है ना, वो अपनी भयानक लालिमा, रेडनेस मतलब लालिमा, वो खो रही है। यहाँ पे रेडनेस, क्रूअल रेडनेस बताया गया। क्रूअल यानी काफ़ी भयानक या डरावना या क्रूर। अब यहाँ पर उन आग का जो अंगारे हैं उन्हें क्रूर बताया गया है ना। और वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अपनी जो लालिमा है वो खो रहे हैं। इसका एक अर्थ ये निकल रहा है कि आग की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, जैसे जीवन समाप्त हो जाता है। यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। ये जो रेडनेस है, लालिमा, है ना, उसको क्रूअर बताया गया है ना। रेडनेस ये तो उसकी जो कलर है ना, और उसे क्रूर यानी क्रूअल बताया गया है ना। तो ये तो संभव नहीं है, तो इसीलिए इसको ये पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है। यहाँ पे एक सिंबलिज्म भी है, लाल रंग मृत्यु और पीड़ा का प्रतीक भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि
टू द ग्रे एश दैट swallows ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। इसका मतलब क्या हुआ? टू द ग्रे ऐश यानी राख, ऐश का मतलब तो राख होता है ना, ग्रे ऐश दैट swallows जो निगल जाता है ना, अपने अंदर समा लेता है, ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। यहाँ पे लिम्स का मतलब हाथ पैर हुआ, और हाफ कुक्ड मतलब आधा पका हुआ, आधा जला हुआ, है ना। अब इसका पूरे मीनिंग क्या है? पूरे लाइन का मीनिंग है कि राख सब कुछ अपने अंदर समा लेती है, यहाँ तक कि अधजले शरीर के अंग को भी। इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि अंत में सब कुछ राख बन जाता है, मृत्यु सबको समान बना देती है। यहाँ भी, इसमें भी पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। आप देखिए यहाँ पर राख को निगलने वाला बताया गया है, तो ये तो संभव नहीं है ना। लेकिन फिर भी इसे, क्योंकि कवि ने इसे पर्सोनिफिकेशन रूप में यूज़ हुआ है ना, यूज़ किया गया है कवि के द्वारा पर्सोनिफिकेशन के रूप में। Bore witness to the fire's debauchery, my father said, you see those half burnt fingers. I bore, यहाँ पे जो है witness to the fire's debauchery, यहाँ क्या इसका मीनिंग है? मैंने आग की क्रूरता और अमानवीय व्यवहार को अपनी आँखों से देखा। यहाँ पर विटनेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह होना। फायर्स डिबोचरी यानी आग की जो अमानवीय व्यवहार है, उसकी जो क्रूरता है, उसे उन्होंने देखा। माई फादर सेड यानी यहाँ पर फिर कही जा रही है, पहले इस वाले लाइन में कवि को लगा कि आग अपना काम पूरी तरह नहीं कर रहा है ना, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस आग का जो अमानवीय व्यवहार है या क्रूरता है, उसको अपने आँखों से देखा। यहाँ पर आग को मानव जैसा व्यवहार दिया गया है, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का ही रूप है ना, ये एक तरह से पर्सोनिफिकेशन ही है। माई फादर सेड, अब आगे कही जा रही है कि मेरे पिता ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, इन राख जैसी हड्डियों को देखो, है ना। यहाँ पर मेरे पिता कह रहे हैं कि यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, इन राख जैसी हड्डियों को देखो, है ना। मतलब पिता मृत्यु की वास्तविकता समझा रहे हैं यहाँ पे, है ना। एंड बोन स्टब्स, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हाफ बर्न फिंगर्स पर नॉट ऑल एंड द बोन स्टब्स, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये अधजली उंगलियाँ ही सब कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो आग है, फायर है ना, एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, फॉरगेट यानी भूल जाता है, इट्स डेड यानी उसके जो मृत शरीर है उसे। कहने का अर्थ है कि यह कवि की कल्पना है कि आग भी गलती कर सकती है, कभी कभी आग अपने मृतकों को पूरी तरह जलाना भूल जाती है, ये इसका मीनिंग है। आगे है कि ए ज़ोरोस्ट्रियन आई मतलब मैं, यहाँ कवि खुद को कह रहे हैं कि मैं एक ज़ोरोस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी होना, पारसी धर्म, है ना। जैसे हम हिंदू हैं, है ना, कुछ मुस्लिम हैं, उसी तरह से एक धर्म है पारसी। तो ज़ोरोस्ट्रियन जो है पारसी धर्म को ही कहा जाता है। तो हमारे जो राइटर हैं वो पारसी धर्म से हैं। तो कहते हैं माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड into a little knot of pain, I swore to save fire from the sin of forgetfulness. इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो यहाँ पर इसको समझते हैं कि मैं एक पारसी हूँ, पारसी धर्म में अग्नि को पवित्र माना जाता है ना। Who had worshipped fire, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आग की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। फिंगर्स क्लेंच्ड यानी मुट्ठी कस लेना, है ना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं into a little knot of pain I swore to save fire from the sin of forgetfulness, मतलब कवि भीतर से दुख, क्रोध और असहायता महसूस कर रहे थे और उन्होंने शपथ ली, है ना। यहाँ पर आगे कहते हैं कि I swore to save fire, मतलब मैंने शपथ ली कि आग को भूलने के इस पाप से बचाऊंगा, है ना। क्योंकि जो हमारे राइटर हैं वो छोटे बालक हैं, तो छोटे बालक के मन में यह भावना थी कि आग को अपना कर्तव्य ठीक से निभाना चाहिए, यानी आग जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसीलिए वो आधा जला हुआ शरीर वैसे ही छोड़ दिया है। I never
forget. I never forget, and 20 years since as I consigned my first born to the flames. यहाँ पर कवि कहते हैं कि इट नेवर फॉरगेट मतलब यहाँ पर वो कभी नहीं भूले हैं। और उस घटना को 20 साल हो गया। यहाँ कवि एक घटना की बात कर रहे हैं, ऐसी घटना जिसमें उनका जो बच्चा है उनकी बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना। उसी घटना की चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि उस घटना को हुए 20 ईयर्स यानी 20 साल बीत गए हैं। समय के साथ कवि का दृष्टिकोण भी बदल गया है। यहाँ कहते हैं कि एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। कंसाइंड का मतलब होता है सौंप देना किसी को, है ना। तो जब मैंने अपने पहले पुत्र के शव को अग्नि को समर्पित किया। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये जो पारसी धर्म के लोग होते हैं वो कभी भी उनके धर्म में डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता, ना ही दफनाया जाता है ना। तो फिर किया जाता है। तो यहाँ पर नियरेस्ट जो थर्ड लाइन आप देखेंगे, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स। तो यहाँ कहते हैं कि टावर ऑफ साइलेंस की चर्चा हुई है। ये टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? टावर ऑफ साइलेंस वह स्थान होता है जहाँ पारसी लोग जो हैं अपना अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है, ये एक गोल आकार का एक पत्थरों से घिरा हुआ एक सिंबल है जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है काफ़ी ऊंचाई पर, और वो रख कर उसे छोड़ दिया जाता है। और उनका मानना है कि आग में हम इसलिए नहीं जलाएंगे कि आग काफ़ी पवित्र चीज़ होती है और डेड बॉडी को अपवित्र मानते हैं। तो अपवित्र चीज़ को पवित्र चीज़ में मिलाकर हम उसे भी अपवित्र कर रहे हैं, ऐसा पारसी लोगों का मानना था। तो टावर ऑफ साइलेंस वही जगह है जहाँ पर वो अपने डेड बॉडीज़ को छोड़ देते हैं और वो धूप और सूर्य के प्रकाश में और पक्षियों की मदद से, जैसे चील, कौवे, इन सब की मदद से वो पूरे डेड बॉडी को जो है यानी वो चील कौवे खा जाते हैं और केवल लास्ट में हड्डियां बच जाती है। तो ये तरीका है ये जो अंतिम संस्कार करने का पारसी धर्म में। और जिस जगह पर उसे ये प्रक्रिया किया जाता है उसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब इनका जो पुत्र है मृत्यु हो जाती है उसका, तो वो वहाँ से टावर ऑफ साइलेंस मतलब वो जगह जहाँ पर अंतिम संस्कार करना है वो हज़ारों मील दूर था, जिस कारण से इन्हें एक पाप करना पड़ा कि उन्हें अपने धर्म के खिलाफ जाकर अपने बेटे को जलाना पड़ा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर इस टॉपिक में। द फॉर्म हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन। मानो अग्नि ने मुझसे कहा तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। ब्रोकन येट रिबेलियस आई स्वोर दिस टाइम। ब्रोकन का मतलब होता है टूट जाना, है ना। मतलब दुखी होना। मैं दुखी था, फिर भी विद्रोही भावना से भरकर मैंने फिर शपथ ली। आई स्वोर का मतलब होता है शपथ लेना। इस बार मैंने फिर शपथ ली। रेबेलियस का मतलब विद्रोही होना। टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, यानी इस बार मैंने आग को क्षमा करने के पाप से बचाने की शपथ ली। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अब कवि का विचार थोड़ा बदल चुका है। पहले वह आग को भूलने का दोषी मानता थे, अब उसे लगता है कि इतनी आसानी से क्षमा करना भी उचित नहीं है ना। तो यहाँ पर भी एक आयरनी का यूज़ किया गया है, पहले फॉरगेटिंग और फॉरगिवन, है ना। ये दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। फॉरगिविंग यानी माफ़ कर देना। कविता का मुख्य संदेश यह है कि अग्नि केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि पवित्रता, परिवर्तन, जीवन मृत्यु के चक्र और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। यह कविता हमें सिखाती है कि समय और अनुभव के साथ मनुष्य के विचार परिपक्व होते हैं तथा जीवन के गहरे सत्य धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। आशा है कि आपको यह कविता और इसके भावार्थ सही से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।